माधव का कमेंट आ रहा है, विपुल ठीक है, बहुत कम लोग लग रहे हैं मुझे। तनिष्क 3 लोग, और ओम ठीक है 4। अभी पूरी नहीं की है प्रशांत, अच्छा प्रशांत ने अभी पूरी नहीं की है। हाँ, और कमेंट्स में कुछ कहना चाहें तो जल्दी से कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। शीट के क्वेश्चंस के बारे में, डिस्कशन के बारे में कुछ बचे हुए हैं हर्ष? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो चीज बची हुई है वेक्टर में, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा ही रह गया है मुश्किल से कुछ वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बहुत चीजें और रह गई हैं, वो हम खत्म करेंगे। देन वी विल डिस्कस द थिंग्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, शीट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर आई थिंक जो हेडिंग थी सर हमने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, दैट इज अ वेक्टर सर प्रोडक्ट। ठीक है, या इसी को बोलते हैं सर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो वेक्टर्स लिए थे, ए और बी, और दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो रिप्रेजेंट किया था हमने मॉड मतलब ए क्रॉस बी। कैसे लिखा था हमने? मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या था? दैट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, जो ए और बी वेक्टर के जो प्लेन ए वेक्टर और बी वेक्टर को लाई करेगा, मतलब जिस प्लेन के अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे उसके परपेंडिकुलर होने वाला है ये यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक है, या तो ऊपर हो सकता है या नीचे, वो डिपेंड करेगा कि आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस है। तो अगर हम एन वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें, तो हमने एन वेक्टर की जो डायरेक्शन थी उसके बारे में हमने बात की थी, दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल देखा था हमने, या फिर हमने एक स्क्रू रूल देखा था। तो राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं, जैसे मुझे अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो मैं ए के अलोंग अपनी फिंगर्स को प्लेस करता हूं। फिंगर्स प्लेस अलोंग ए एंड कर्ल टुवर्ड्स बी, एंड कर्ल करता हूं टुवर्ड्स बी वेक्टर। ठीक है, तो जो मेरा थंब है वो डायरेक्शन देता है ए क्रॉस बी की, जो कि डायरेक्शन किसकी होती है? यूनिट वेक्टर एन की। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर इस तरफ है, तो मैं ए वेक्टर के अलावा फिंगर्स रखूंगा, ये देखो, और बी की तरफ कर्ल करूंगा तो थंब कहाँ जा रहा है? नीचे। तो ए वेक्टर की तरफ आपने क्या किया है? फिंगर्स रखी, ये कुछ ऐसे जा रही है, और बी की तरफ कर्ल कर रहा हूं तो थंब आ रहा है नीचे। इसका मतलब है कि जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन नीचे होगी, और जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर मिलेगी। ठीक है, इसी को हम स्क्रू रूल से भी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि स्क्रू रखते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो जब हम एक स्क्रू रखते हैं यहाँ पर, ये हमने एक स्क्रू रखा, और इस स्क्रू को अगर मैं ए क्रॉस बी की तरफ घुमाऊंगा तो मुझे ये बताओ, ये स्क्रू जो है ये अगर ऐसे में घूमता है तो मैं इसको घुमा रहा हूं ए से बी की तरफ, तो ये नीचे की तरफ जाएगा प्लेन के, या प्लेन से ऊपर की तरफ निकलेगा? कमेंट करके बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, मोहिश का कमेंट बिल्कुल सही आया है, मुनमुन का भी आया है। बिल्कुल, ये जाएगा नीचे की तरफ क्योंकि ये टाइट होगा। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ आएगी? नीचे की तरफ। बिल्कुल सही। तो ये चीज हमने देख ली थी। ठीक है, दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं विपुल से कहूंगा, विपुल जरा माइक ऑन करो। यस सर।
विपुल मेरी Yes, sir. आवाज आ रही, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। सर मैंने ऑन कर लिया सर। हाँ अब सही है। हाँ अब बोलो विपुल, मेरे को ये बताओ हमने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी? सर आपने वो हाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ा दी सर आपने क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ लिया था हमने? सर 3 प्रॉपर्टीज हुई थी, इसमें सबसे लास्ट वाली हाँ थी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स। ओके ओके, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, ये पढ़ सर लिया था हमने, है सर ना? मेरा एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर इसकी जो डायरेक्शन होगी एन कैप की, वो हमेशा जेड एक्सिस के अलोंग ही होगी, मतलब ऊपर और नीचे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर तुम ए वेक्टर ऐसे में ले रहे हो, ठीक है, और बी वेक्टर तुमने इस तरफ लिया है, तो जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो ऐसे जाऊंगा, ए क्रॉस बी, तो डायरेक्शन कहाँ आ रही है? इस तरफ। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो तो प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे थे। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी विपुल? सर ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये थी क्रॉस हाँ प्रोडक्ट में पहली। बिल्कुल ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? एंगल बिटवीन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय sin theta is equals to वाली ओके a vector cross b vector upon a b। हाँ ओके, देन थर्ड, vector थर्ड product of प्रॉपर्टी। vector product of 2 parallel vector is equals to 0 हाँ vector। बिल्कुल ठीक है, चलो वेरी नाइस, थैंक यू। अब आप माइक ऑफ कर लो। अब मैं आगे की चीजें बताता हूँ। देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें ए क्रॉस बी के, तो वो आता है मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। और इसकी जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन हमें मिलती है एन कैप की मदद से। और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हम यहां से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे? अगर आप ए क्रॉस बी करते हो तो आपको मिलेगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड, अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो थीटा एक्चुअल में है क्या? थीटा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो अगर मुझे ये थीटा निकालना है तो मैं यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूले की मदद से साइन थीटा लिख सकता हूं, मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, ये हमने पढ़ लिया था कि ये कितना आएगा, इसका 0 वेक्टर आंसर आएगा। क्यों आएगा? सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन वेक्टर, तो ये 0 हो जाएगा ना। थीटा अगर 0 है पैरेलल के लिए तो ये 0, तो ए क्रॉस बी हमें 0 वेक्टर मिलेगा। ये 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, मैं यहाँ रुक रहा हूँ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलो नो डाउट, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे यहां पर, फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको हम कुछ इस तरीके से नाम देंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स, ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर हमें वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है फंडामेंटल यूनिट प्रोडक्ट्स का। तो पहला अगर मैं देखता हूं, आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, दूसरा जे कैप क्रॉस जे कैप, तीसरा के कैप क्रॉस के कैप। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप पढ़ा चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट्स हो गए। यस सर। ओके, क्या हमने आई क्रॉस जे भी देख लिया? यस सर, वन आएगा। सर आपने स्केलर प्रोडक्ट करवाए थे, ये नहीं स्केलर करवाया प्रोडक्ट था। करवाए थे, बिल्कुल। तब बात सेम ही हुई ना फिर आपके हिसाब से? तो नहीं, ये कहां बात वही हुई, ये वेक्टर प्रोडक्ट्स है, वो डॉट प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। इसमें वेक्टर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? मॉड आई इंटू साइन थीटा। ठीक है, और थीटा कितना है यहाँ पर? 0, तो आंसर मिलेगा 0।
ये हाँ। नहीं हुए थे सर, डॉट प्रोडक्ट हुआ था। हाँ वही बिल्कुल। और यहाँ पर भी थीटा 0 तो ये भी 0, और इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब वही है, सिंपल सी बात कि आई क्रॉस आई। वहां पर ध्यान रखना, मैं जस्ट फॉर द रिवीजन बता रहा हूं, आई डॉट आई 1 आता है, जे डॉट जे इक्वल टू 1 आता है, के डॉट के इक्वल टू 1 आता है। ये तो बहुत अंतर है दोनों में। फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो देखो, ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल में क्लॉकवाइज, तो देखो ये मैंने क्लॉकवाइज बना लिया, यहां मैं आई कैप बना रहा हूं, यहां मैं जे कैप बना रहा हूं, और ये मेरा के कैप। तो देखो अगर मेरे से पूछा जाता है, मान लो मेरे से पूछा जाता है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे अगर हम देखें तो आई जे क्लॉकवाइज में गए तो क्या मिलेगा, आई और जे अगर क्लॉकवाइज में है तो इन दोनों को छोड़कर जो तीसरा बचता है वो लगा दो। लेकिन अगर मैं जे क्रॉस आई करूंगा, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई अगर मैं कर रहा हूं तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा। देखो क्लॉकवाइज जाने में पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज जाने में नेगेटिव। तो देखो मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो पॉजिटिव लूंगा, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो नेगेटिव लूंगा। ये दोनों चीजें तुम्हें याद रखनी है कि क्लॉकवाइज जाते वक्त पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज जाते वक्त नेगेटिव। तो ये देखो जरा, अब मैं अगर आई क्रॉस जे गया हूं तो क्लॉकवाइज गया, ठीक है, आई और जे कैसे गया हूं, क्लॉकवाइज। तो जब मैं क्लॉकवाइज जाता हूं तो मैं पॉजिटिव का के लिखूंगा, लेकिन जब मैं जे क्रॉस आई करूंगा तो ये माइनस का के करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखो, ये तो एक सेट बना दिया हमने आई और जे का, इसी तरीके से एक और सेट बनाएंगे अगर हम जे क्रॉस के का। तो बताओ जरा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज जा रहा हूं, जे क्रॉस के तो प्लस में लूंगा कौन सा, तीसरा जो बचा हुआ वेक्टर प्लस का आई कैप। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं के क्रॉस जे, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का आई कैप। एक ये सेट बन गया, ठीक है। और लास्ट बचता है के क्रॉस आई। तो बताओ जरा के क्रॉस आई क्या आएगा, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, बिल्कुल प्लस जे, बिल्कुल सही है, प्लस जे। और आई क्रॉस के कर दूंगा तो माइनस जे। तो हमें ये चीज याद रखनी है, ये वाला जो सर्कल मैंने बनाया है इसको अगर याद रख लोगे तो काम हो जाएगा, समझ रहे हो, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। तो चाहो तो नोट कर लो जल्दी से, दिस इज द प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट प्रोडक्ट्स, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं सारे, और डॉट प्रोडक्ट तो तुम्हें पता ही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये तो लिख लिया जल्दी जल्दी। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर हम इसकी डायरेक्शन उल्टी करें तो? डायरेक्शन उल्टी करें मतलब क्या कहना चाह रहे हो? सर जो अभी पूरे सर्कल की डायरेक्शन है वो आई से जे, जे से के है, हाँ फिर, और इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दें तो हम डायरेक्शन से क्या मतलब है, मतलब तुम बीच में के लाना चाह रहे हो यहाँ जे? नहीं सर, नहीं, ये नहीं। सर वो बोल रहे जो आपने एरो लगा रखे हैं ना, जिस वो जा रहे हैं उसको उल्टा कर दीजिए। अरे ये तो याद करने का नहीं तरीका सर, है। बाहर के एरो, सर बाहर के बाहर के, सर्कल अरे के। नहीं, यस सर, ये देखो, वाले वो बोल रहे हैं। इसको तो तुम छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं, हटा ही दो इसको, कोई बात नहीं। तुम तो बस ये देखो कि तुम जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये Okay. याद करने का तरीका है, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि Okay. वाई आई क्रॉस जे इज के। चलो समझते हैं इस चीज को, तो जिससे कि तुम्हें इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
सिंपल सी बात है। देखो लॉजिक जो है इसके पीछे का वो ये है, ये एक्स एक्सेस मान लिया हमने, ठीक है, और चलो ये मैंने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लो, और बाहर की तरफ जो एक्सेस है उसको मैंने जेड मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोई यूनिट वेक्टर अगर ये है आई कैप और ये वाई की तरफ है जे कैप और ये है के कैप, तो अब जरा देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछता हूं आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो तुम क्या लिखोगे, मॉड आई मॉड जे इंटू साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। समझ रहे हो, जिसकी डायरेक्शन तुम कैसे देखोगे, राइट हैंड थंब रूल से देखते हो। तो अब मुझे ये बताओ, मॉड आई कितना हो गया 1, मॉड जे कितना हो गया 1, थीटा कितना है इन दोनों के बीच का 90, तो ये भी कितना हो गया 1, और यूनिट वेक्टर की जब डायरेक्शन निकालोगे राइट हैंड थंब रूल से, तो तुम्हें ऑटोमेटिक दिख रहा है कि जब तुम आई के अलोंग फिंगर्स रख रहे हो और जे की तरफ कर्ल कर रहे हो, थंब कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, के कैप। तो देख लो जरा, आई क्रॉस जे किसके बराबर आ गया, आई क्रॉस जे के कैप के बराबर। ये इसके पीछे का लॉजिक है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो इसी तरीके से तुम अगर कुछ भी निकालोगे, जैसे अगर मैं जे क्रॉस आई करता हूं, तो अगर मैं जे क्रॉस आई करूंगा तो ऑटोमेटिक यहां से दिख रहा है, यहां से दिख रहा है कि जब मैं जे क्रॉस आई कर रहा हूं तो अंदर की तरफ जाऊंगा, यानी यहां जाऊंगा, और ये कौन सी एक्सेस है, माइनस जेड, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, ऑब्वियस से यहां से दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लॉजिक है हर एक चीज के पीछे। अगर तुम z क्रॉस x कर रहे हो मान लो, तो कैसे करोगे, के अलोंग फिंगर्स रखो, यानी ये बाहर की तरफ जो जा रहा है, ये बाहर की तरफ जो जा रही है इसकी तरफ फिंगर रखो, तो ये रख लिया, और x की तरफ कर्ल करो, थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर, यानी k क्रॉस i क्या आएगा, j कैप। कुछ भी चेक कर सकते हो, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, यहां पर मैं रुक रहा हूं 10 सेकेंड्स। लॉजिक है हर एक चीज के पीछे। सर जो आपने पहले सर्कल वाली बताई थी वो लॉजिक सही है ना? हाँ वो सर्कल में एक ट्रिक है बस याद रखने की, लेकिन लॉजिक पीछे का ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप जरा देखो, नेक्स्ट जो चीज मैं बता रहा हूं आपको कि मिनिमम वैल्यू, नेक्स्ट 5, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कितना हो सकता है, कोई बताएगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कितनी हो सकती है, बताओ जल्दी से। मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, तो मिनिमम तो हो सकती है 0, कब हो सकती है, जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे हो, आर पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, या फिर एंटी पैरेलल। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट अगर हम ए क्रॉस बी का देखते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है दैट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो मैक्सिमम अगर चाहिए तो साइन थीटा भी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम, और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 1, और 1 कब होगी, व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ठीक है, इसका मतलब है कि सर हाँ बोलो। सर हम ए क्रॉस भी करते तो सर दो एंगल आते हैं, एक स्मॉल वाला भी आता है और एक सर लार्ज वाला भी आता है जो हम नीचे से हमेशा लेते हैं सर। अगर हाँ अगर हाँ उसको हाँ लेंगे तो सर -1 भी तो वैल्यू आ सकती है सर मिनिमम। देखो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव है, तो साइन थीटा हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, डाउट क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हमेशा जो साइन थीटा होगा यहाँ पर, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, so it has to be positive. चलो हटाते हैं, ये जैसे ही लिख लो डन भेजना, और कोई डाउट है तो पूछ सकते सर लेकिन एंगल तो 270 डिग्री भी हो सकता है ना सर? हो, बिल्कुल हो सकता है। हाँ तो सर वहां पे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी। आने दो, लेकिन मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव में ही लेना है तुम्हें, कॉमन सेंस तो यही कहेगा। देखो जरा ध्यान से, मैं अगर अभी एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, अभी बताता हूँ एक क्वेश्चन, तो जिससे और क्लियर आ जाएगा। ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लेके चलें कि भाई एक ये ले लिया हमने, एक ये ले लिया, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक, और ये हमारी y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, और ये बाहर जाने वाली z है। ठीक है, सो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a हमारा 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ b हमारा 1 है, और इन दोनों के बीच का एंगल है 120। अच्छा चलो, तुम ज्यादा लेना चाह रहे हो, 270 लेना चाह रहे हो, क्योंकि देखो साइन थीटा 0 से 180 तो पॉजिटिव ही होना चाहता है। मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि थीटा जो है, ठीक, वो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन थीटा नेगेटिव हो सकता है। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, जिसका हमने मैग्नीट्यूड 1 ले लिया है। अब मुझे बस इतना बताओ, ये हमारी जेड एक्सिस है, ये वाली जो बाहर जा रही है, ठीक है, ये हमारी माइनस वाई एक्सिस। तो मुझे आप बताओगे जरा, ए और बी के बीच में कितना एंगल लेंगे? अगर ये वाला एंगल मैं देखूंगा तो ये हमेशा 180 से कम मिलेगा या ज्यादा? सर कम मिलेगा। कम मिलेगा हमेशा। तो अगर 180 से कम मिलेगा, चाहे तुम ये वाला केस ले लो, तब भी थीटा लेस देन 180 है, यहां पर भी थीटा लेस देन 180 है, इक्वल टू कर सकते हो। तो साइन थीटा हमेशा 0 से 180 के बीच में क्या रहेगा? पॉजिटिव। सोचो जरा। तो सर हमेशा स्मॉलर एंगल लेना है सर दोनों में से? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें यहां से साफ साफ दिख रहा है कि हमेशा थीटा 180 से नीचे ही आएगा। तुम अगर इस वाले के लिए ये वाला एंगल लेने लग गए, ये समझ रहे हो, तो फिर मैग्नीट्यूड तुम्हें ये खुद सोचना है कि अगर मैंने ये एंगल ले लिया, ये वाला, अगर मैंने ये एंगल ले लिया तो थीटा यहाँ पर 180 से ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। और चूंकि मॉड ए क्रॉस बी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, so we cannot take, we can't take sin theta negative, so always take angle smaller, ठीक है, which is less than 180 डिग्री या इक्वल टू लगा।
ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए एंगल हमेशा थीटा 180 से बड़ा सॉरी छोटा या बराबर हो सकता है, तभी जाके साइन थीटा पॉजिटिव मिलेगा, जिसकी वजह से ये मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव रहेगा। चलो हटा रहा हूं मैं इस चीज को। तो इसी चीज में एक और चीज समझ लो अच्छे से कि अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, अगर आप ऐसे में जाते हो ए क्रॉस बी, अगर आप ऐसे में जाते हो तो आपकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये मान लो फर्स्ट वे है और ए क्रॉस बी का जाने का दूसरी चीज ये है, तो जब आप फर्स्ट पाथ चुनते हो तो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी वो बताओ कहाँ आएगी, आउट ऑफ द प्लेन या इनसाइड द प्लेन? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, बताओ जरा। फर्स्ट पाथ जब चुनते हो ए क्रॉस बी के लिए तो डायरेक्शन कहाँ आएगी? आउट, बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेन, यानी अलोंग दी जेड एक्सिस। और सेकंड पाथ जब चुनोगे तब कहाँ आएगी ए क्रॉस बी? इनसाइड, बिल्कुल इनटू द प्लेन, यानी माइनस जेड एक्सिस। कौन सी सही है? विच इज राइट? बिल्कुल, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, because while calculating A cross B, always take the path which form angle less than equal to 180 degree, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती हो जाती है। नोट डाउन कर लो और अगर हो जाए तो डन करके भेजना, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलो वेरी गुड, ये भी हो गया। और अब लास्ट बचता है कैलकुलेशन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ए कैप, मतलब ए वेक्टर दैट इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, एंड B vector that is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap। इन दोनों वेक्टर्स का मुझे, जैसा कि मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला था, अब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए a क्रॉस b। तो मैं क्या करूंगा, axi, ayj और azk का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा bxi प्लस byj प्लस bz k। तो जल्दी से बताओ मुझे, i का क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ करूंगा, क्या मिलेगा मुझे? 0, ठीक है। या फिर चलो इसको ऐसे लिख लेना अगर चाहो तो, एक बार बता रहा हूं, axi कैप का क्रॉस प्रोडक्ट किस किस के साथ? bxi, byj, bzk प्लस ayz का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? पूरे के साथ, bxi, byj, bzk प्लस az का क्रॉस प्रोडक्ट bxi, byj, bzk। तो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो मुझे बताओ पहले
आई के साथ आई करूंगा 0, आई के साथ जे करूंगा क्या मिलेगा? ट्रायंगल हमेशा याद रखना, इस सर्कल यहां हमेशा याद रखना आई जे और के। तो आई के साथ जे का किया के मिलेगा, तो यहां मिलेगा मुझे ax by के वेक्टर। इसके साथ आई के साथ के का करूंगा, तो आई के साथ के करूंगा तो माइनस जे, तो माइनस ax bz, ठीक है, या फिर प्लस में लगा के यहां माइनस जे, ये हो गया पूरा। अब यहां पर जे का आई के साथ, जे का आई के साथ पीछे जाऊंगा तो माइनस के मिलेगा, a बाय बी एक्स माइनस के। फिर y का y के साथ करूंगा 0 हो जाएगा, y का z के साथ करूंगा तो j का k के साथ कर रहा हूं तो i मिलेगा, तो a बाय बी जेड प्लस आई कैप। अब ये वाला ये हो गया पूरा, ये बचा है लास्ट, k का i के साथ, k का i के साथ प्लस में j, तो ये मिला a जेड बी एक्स प्लस में j कैप। फिर k का j के साथ, k का j के साथ तो माइनस आई कैप, तो प्लस ए जेड बी वाई माइनस आई कैप। बस हो गया काम, बन गया हमारा। तो आई कैप वाले अलग कर लो, आई कैप वाले अलग अलग करता हूं, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस वाला ए बाय वी जेड और ये माइनस का है तो माइनस ए जेड बी वाई। ये किसके साथ आ गए? आई कैप के साथ। ठीक, जे कैप का अगर करता हूं तो ये प्लस में है ए जेड बी एक्स और ये माइनस में है माइनस ए एक्स बी जेड, ये आ गया जे कैप के साथ। ठीक, और ये के कैप वाला लिख लेता हूं मैं यहां पर, ये माइनस ये प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए बाय बी एक्स, और ये के कैप में मिल गया। तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पूरा। नोट डाउन कर लो, कोई अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते। सिंपल, बस इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। क्या है ये? जे का सब के साथ करोगे क्लॉकवाइज तो प्लस आई, और जब नेगेटिव जाओगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस लगा लो। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे इसको जल्दी से। ठीक है, डन, वेरी गुड। हाँ, अभी देखेंगे तो ये था वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, सम फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पहला टॉर्क। अभी ये मत समझो कि टॉर्क एक्चुअल में होता क्या है, बस ये समझो कि क्वेश्चन में अगर टॉर्क लिखा आया तो आपको क्या करना है, आपको पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स का वेक्टर करना है। और अगर आपसे मान लो वेलोसिटी पूछ ली जाए तो टॉर्क का वेक्टर, ये जो वेलोसिटी वेक्टर होता है ये होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो आर क्या है यहाँ पर? आर वेक्टर जो है वो है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और एफ जो है दैट इज अ फोर्स वेक्टर। ठीक, यहां पर ये चीज याद रखनी है।
ओमेगा के लिए ओमेगा वेक्टर जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी, और रेडियस का जो वेक्टर है ये रेडियस वेक्टर। काफी है इतनी सारी चीजें, ठीक है। एक और होता है वैसे एंगुलर मोमेंटम, ये और लिख लो लास्ट। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको v से, और एंगुलर मोमेंटम को l से। ये होता है r क्रॉस p, ठीक है। p वेक्टर मतलब r वेक्टर क्या है, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर, और p वेक्टर है मोमेंटम वेक्टर। नोट डाउन कर लो। यहाँ पर हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की कहानी है वो खत्म होती है, ठीक है। और वेक्टर की जो थ्योरी है वो भी यहाँ खत्म होती है। सर हाँ, सर मैंने पढ़ा कि वर्क जो होता है वो दो वेक्टर के प्रोडक्ट से मिलता है, पर वो स्केलर क्यों होता है सर? वो स्केलर क्यों होता है? वर्क एक एनर्जी होती है। वर्क की ऐसा यूनिट बताओगे? सर जूल। जूल होती है। एनर्जी होती है यस जूल। सर। एनर्जी किसी डायरेक्शन में होती है या सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है? मैग्नीट्यूड होगा। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड। बिल्कुल। तो इसीलिए वो स्केलर है। यूनिट्स में सारी चीजें छुपी हुई हैं। अगर आप देखो तो यूनिट्स में सारी चीजें छुपी हुई हैं कि वो वेक्टर होगा या स्केलर। चलो हटा रहा हूं अब मैं सारी सर चीजों यानी को। कि वर्क डॉट प्रोडक्ट है। बिल्कुल, वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। तो ये भी डाल लेना यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। W क्या है? दैट इज अ वर्क। और ये कोई वेक्टर नहीं है, देख लो। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। दिस इज अ फोर्स वेक्टर, और D वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये फॉर्मूला भी लिख लो अगर नहीं पता तो, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं इस तरीके के फॉर्मूले में? चलो तो हटा रहा हूं मैं, ठीक है। एक चीज और लिख लेना, वर्क जिस तरीके से होता है उसी तरीके से पावर होती है। पावर को डिफाइन करते हैं फोर्स डॉट वेलोसिटी। F वेक्टर क्या है? फोर्स का वेक्टर। और V वेक्टर क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई, मतलब डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रखना ये डॉट प्रोडक्ट है। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट। तो ये कुछ फॉर्मूले बेसिक से, ठीक है। इनका डेरिवेशन हम जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम इनके डेरिवेशन पे जाएंगे। चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, उसको करके देखो जरा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, ठीक है। एक मिनट रुको जरा। तो क्वेश्चन है, इफ mod a cross b, if mod a cross b equal to mod a minus b, ठीक है। तो बताना है हमें, देन द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। चलो लग जाओ, देखते हैं कितने लोग निकालते हैं। माधव का आंसर आया है, वेरी नाइस माधव। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। क्या हो गया माधव?
रॉन्ग आंसर। अच्छा, जल्दी से टाइम दे रहा हूं मैं, अब लास्ट 30 सेकेंड। Let theta is the angle between two vectors. A और B के बीच में हमने थीटा वेक्टर मान लिया, मतलब थीटा एंगल मान लिया। A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में हमने थीटा एंगल मान लिया। सो मॉड A क्रॉस B कितना लिखेंगे भाई? ये लिखेंगे मॉड A इंटू मॉड B इंटू साइन थीटा, ठीक है। और मॉड A माइनस B, मॉड A माइनस B कितना लिखेंगे? मॉड A स्क्वायर, ठीक है। देखो मॉड A माइनस B लिखते समय आपको क्या करना है? रिप्लेस B बाय माइनस B इन मॉड A प्लस B। सिंपल। तो चलो देखो जरा, तो यहां से अगर हम फॉर्मूला देखें तो देखो जरा, मैं बस इतना सा बताऊंगा मॉड A माइनस B के लिए क्या बताना चाह रहा हूं। देखो जरा, अगर हमें मॉड A प्लस B पता होता है तो मॉड A प्लस B हम कैसे निकालते हैं? मॉड A प्लस B हम निकालते हैं कुछ इस तरीके से कि भाई पैरेललोग्राम लॉ लगाया हमने, ठीक है। और ये जो आता है हमारा, ये जो डायगोनल है, दिस इज मॉड A प्लस, ये वाला B वेक्टर, दिस इज A वेक्टर। और अब मैं मॉड A माइनस B निकालना चाहता हूं, तो देखो जरा क्या करूंगा। ये एंगल जो था इन दोनों के बीच का वो थीटा था। सो अब मैं फॉर मॉड A माइनस B अगर निकालता हूं, ठीक है, तो यहां अगर मैं मॉड A प्लस B ये लिखता हूं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B कॉस थीटा। तो अब मैं मॉड A माइनस B निकालूंगा, तो देखो A वेक्टर यहां पर है, तो B वेक्टर कहां? ऊपर की तरफ B वेक्टर है, तो माइनस B वेक्टर कहां होगा? नीचे की तरफ, दिस इज माइनस B वेक्टर। तो अब अगर मैं A माइनस B निकालना चाहता हूं तो मेरा पैरेललोग्राम ये बनेगा, और जब मैं इसका डायगोनल देखूंगा तो ये डायगोनल मुझे देगा क्या? ये वाला डायगोनल मुझे देगा मॉड A माइनस B। ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो अब अगर मैं मॉड A माइनस B इस डायगोनल निकालना चाहता हूं तो मुझे बस ये बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है तो A और माइनस B के बीच का एंगल कितना होगा? कमेंट करो। बिल्कुल 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे? फॉर द मॉड A माइनस B एंगल जो है वो थीटा की जगह कितना हो जाएगा? तो देखो मॉड A माइनस B निकाल रहा हूं मैं, तो ये जो आएगा आंसर, दैट इज मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर, क्योंकि माइनस मॉड B मतलब ये तो दोनों का ही क्या होगा? मॉड सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो वो चीज सेम रहेगी, लेकिन बदल क्या जाएगा? बदलेगा क्या? एंगल। और एंगल थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा। एक मिनट अच्छे से लिख देता हूं, यहां पर जगह कम पड़ रही है। सो मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? बता सकते हो? माइनस कॉस थीटा। तो एक ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो दिस इज मॉड A प्लस B, यहां प्लस होता है, और दिस इज मॉड A माइनस B, यहां माइनस होता है। तो ये चीजें अच्छे से समझ लो
कि जब हम a प्लस बी निकालते हैं, ठीक है, तो एंगल लेते हैं थीटा, और जब हम a माइनस बी निकालते हैं तो एंगल कितना हो जाता है 180 माइनस थीटा। तो जहां पर थीटा था वहां पर हमने 180 माइनस थीटा कर दिया, सिंपल सा। और ये cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लो, 2 mod a mod b cos 180 माइनस थीटा। नोट डाउन कर लो, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर चाहो तो इसको अपने कॉपी में लिख सकते हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और ये क्या था, दिस इज एडिशन। तो सब्ट्रैक्शन में प्लस साइन आता है, वो सॉरी एडिशन में प्लस आता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस आता है। बाकी एंगल्स ए और बी के बीच का कितना है, थीटा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, इस वाले का निकालते हैं हम। पहले इसको नोट कर लो अच्छे से। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो क्लियर करके लिख सकता है। कमेंट चाहूंगा मैं यहाँ पर। क्लियर, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। ओके, तो अब हम आंसर निकालेंगे। सो मॉड ए क्रॉस बी अगर हम निकालते हैं, मॉड ए क्रॉस बी, तो ये बनेगा मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। और मॉड ए माइनस बी अगर लिखते हैं तो लिखेंगे अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सो अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो इक्वेट कर दो इन दोनों को, 1 और 2 को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं जिससे कि ये रूट हट जाए। ये जैसे ही स्क्वायर किया यहाँ से रूट हटेगा और ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनेगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। हाँ, क्या हो गया, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब सॉल्व करना है हमें थीटा के लिए। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या आएगा आंसर। एक मिनट, तो सॉल्व करो। मॉड ए स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं इस साइड। तो मॉड ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक मिनट, रुको जरा, कुछ अच्छा सा बन रहा है क्या। ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर बनेगा और कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो थीटा को अगर हम जैसे 90 डिग्री रखकर देखें तो यहां से मिलेगा मॉड ए स्क्वायर प्लस इंटू मॉड बी स्क्वायर, और यहां मिलेगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। तो आंसर अगर हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, ठीक है, तो हमें अगर मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी दिया है तो एंगल बिटवीन ए एंड बी जो आंसर आएगा वो आएगा 90 डिग्री। ठीक है, आंसर विल बी 90 डिग्री, पर वो हमें यहाँ पर प्रूफ करना होगा। तो कैसे करेंगे, कॉमन लेकर मॉड ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बन जाएगा मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां बचेगा मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना होगा,
काफी बड़ा सा बन रहा है। यहां से मैं मॉड बी कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, मॉड बी माइनस 2 मॉड ए कॉस थीटा, और यहां से अगर हम देखें तो मॉड ए स्क्वायर, ये बचेगा मॉड बी साइन थीटा प्लस 1 इंटू मॉड बी साइन थीटा, सॉरी, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, -1। ठीक, चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अरे वो अगला स्टेप कॉम समझ नहीं आया सर, जिसमें आपने कौन मॉड सा वाला? है। ये वाला? नहीं, इससे ये? नीचे वाली ये? लाइन से मॉड स्क्वायर सर कॉमन लिया है ना आपने, हाँ, ये वाला समझ नहीं आया यहां सर। से और यहां से कॉमन ले लिया। ओके सर। अब आ गया, ये उधर जाएगा ना तो -1। यस सर, यस सर, यस सर। नोट डाउन करो इसको। ठीक, नोटेड। इसमें काफी सारे फॉर्मूले लग रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ओके, नोट। अब क्या करना होगा, यहाँ तो आ गया 1 प्लस साइन थीटा, और ये आ गया -2 मॉड ए कॉस थीटा। अब मैं इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, कुछ एक्स्ट्रा चीज है जो हमने पढ़ी है वही मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, लेकिन उससे काम बन नहीं रहा है। तो ठीक है, चलो अभी मैं आपके लिए ये छोड़ता हूँ कि जो चीज हमने पढ़ी है उसी से करेंगे अगर इस क्वेश्चन को, तो आंसर क्या आएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो कि थोड़े से हमने नहीं पढ़े हैं वो इसमें इम्प्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको तुम सॉल्व करने की कोशिश करना और थीटा निकालने की कोशिश करना। ठीक है, फिर मैं इस स्टेप के बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा इसी क्वेश्चन। तो दिस इज योर एज अ होमवर्क, लिख लो इसको यहां तक, और फिर हम इसको अभी यहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में। हालांकि सिंपल तब बन जाएगा जब ये ऑप्शंस दे देंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस के बेसिस पर तुम वेरीफाई कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, माइक किसी का ऑन है, कोई कुछ पूछना चाहता है? सर हाँ, सर ए क्रॉस बी और ए माइनस बी के बीच में सर 90 डिग्री बन सकता है सर, इसके बीच में पॉसिबल नहीं है सर। ए क्रॉस बी और ए माइनस बी के बीच में अगर हमें ए और बी के बीच में 90 डिग्री कर दिया तो क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा? हमें एंगल चाहिए ए और बी के बीच का, समझ रहे हो? तो अगर मैं 90 डिग्री कर भी दूं तो क्या ये मैग्नीट्यूड सेम आएंगे? इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मॉड ए इंटू मॉड बी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर है? सर मैं यो कह रहा हूँ कि ए क्रॉस बी और कोई वेक्टर है और सर ए माइनस बी कोई वेक्टर है, उन दोनों के बीच का एंगल सर 90 डिग्री होगा उन सर। दोनों के बीच का एंगल तो 90 है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमें ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। समझ रहे हो इस चीज को? हमें ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। क्लियर है? आवाज चले गई तुम्हारी। चलो तो इसको Yes, देखेंगे हम। हाँ, ऑप्शंस के थ्रू वेरीफाई कर लेंगे, या फिर मैं बताऊंगा इसको कुछ अलग तरीके से, शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो अभी इसको हम लीव करते हैं। चलो अब हम शीट निकालते हैं। शीट सभी लोग निकालें, शीट अपनी अपनी। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा 1 to 10। 1 to 10 में डाउट्स बताओ कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ओके, 4th आया है विपुल का, और 7,
9, ओके 4 7 9, ठीक, और 10 भी आ गया। चलो तो फोर्थ देखते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 4। क्या भाई क्वेश्चन नंबर 4? 3 भी आ गया दिव्यांशी। मतलब 10 क्वेश्चन में तुमने सारों ने 5 क्वेश्चन पूछ लिए, 50%, बहुत ही गलत बात है। चलो देखते हैं। 100 कोप्लेनर फोर्सेस ईच इक्वल टू 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, ईच फोर्स मेक एन एंगल पाई बाय 50 विद द प्रोसीडिंग फोर्स, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। चलो देखते हैं। कोप्लेनर फोर्सेस मतलब एक ही प्लेन में लगने वाले। तो मान लो ये प्लेन है हमारा बोर्ड का, तो इसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 100 कोप्लेनर फोर्सेस। तो 100 कोप्लेनर फोर्सेस हैं, तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं हम, एक बॉडी पर 100 कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं, सभी का मैग्नीट्यूड बराबर है और ये किसी एक बॉडी पर लग रहे हैं। ईच फोर्स मेक्स एन एंगल पाई बाई 150 डिग्री, पाई बाई 50 डिग्री मतलब 5 बाई 50 रेडियन विद द प्रीसीडिंग फोर्स। ओके, अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है? व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? ऑब्वियस सी बात है, 0। यहाँ अगर एक, बिल्कुल ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा, क्योंकि देखो अगर इसने 100 फोर्सेस लिए हैं यानी 360 डिग्री को इसने, या फिर 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आ गया? पाई बाई 50। इसका मतलब है कि हर फोर्स के अपोजिट एक फोर्स प्रेजेंट है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। रिजल्टेंट कितना मिलेगा? रिजल्टेंट मिलेगा 0। कितना क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, यहां से देखना होगा हमें कि एक दूसरे को कैंसिल कर भी पाएंगे या नहीं। तो बिल्कुल याद रखना हमेशा कि जब सिमेट्री हो, सिमेट्रिकल फोर्सेस हैव अ रिजल्टेंट 0। ठीक है, और ये हो गया एक तो मेथड 1 हो गया इसको समझने के लिए, और एक हम मेथड 2 भी देख सकते हैं। मेथड 2 अगर मैं बताऊं आपको, तो देखो कोप्लेनर फोर्सेस हैं, एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं? पाई बाई 50 डिग्री। तो चलो ठीक है, इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता था, विद द हेल्प ऑफ पॉलीगन लॉ। विद द हेल्प ऑफ पॉलीगन लॉ हम इसका रिजल्टेंट बोल सकते हैं 0। इसका रिजल्टेंट 0 बोल सकते हैं। 1 मिनट रुकेंगे जरा। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं पॉलीगन लॉ से? जैसे ये वेक्टर है, मान लो ये 3 वेक्टर है। ठीक है, ये 3 वेक्टर मैंने बनाए हैं, एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, एक बार समझ लो। ये तीनों वेक्टर्स आपस में सेम एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से, तो बताओ कि कितना एंगल बनेगा एक दूसरे से? अगर ये सारे एंगल सेम है और फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये कितना बनेगा? बिल्कुल 120, एक दूसरे से 120। कैसे? 360 डिवाइड बाई 3, तो कितना एंगल बनेगा? 120। तो ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। तो ये अगर फ्री वेक्टर्स हैं, ये अगर फ्री वेक्टर्स हैं, तो मैं, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बना सकता हूं? इसका इक्विवेलेंट डायग्राम देखो, ये तो फोर्स ऐसे बना दिया मैंने। इस फोर्स को देखो, पहले हमारा डायग्राम कैसा था? ऐसा था। ठीक है, तो मैं प्रीवियस डायग्राम को डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक बार समझ लो, बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, अब ये जो फोर्स था, ये वाला फोर्स, इसको मैं यहां ले जा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं ऊपर उड़ा के ले गया, ये वाले फोर्स, और ये वाले फोर्स को मैं
यहाँ ले जा रहा हूँ, तो इस वाले को मैंने यहाँ उड़ा दिया, इस वाले को मैं यहाँ उड़ा रहा हूँ, तो ये आगे की तरफ इधर आ गया, और इस वाले को यहीं रहने दिया। समझ रहे हो? तो ये चीज यहाँ कर दी, ये वाली चीज यहाँ कर दी, तो क्या बन गया? ये एक बन गया ट्रायंगल इस तरीके का। और इस ट्रायंगल को अगर देखोगे तो ये ऐसे बनता हुआ दिख रहा है, तो ये एक पॉलीगन है। तो मैं यहाँ साफ साफ बोल सकता हूं कि इन तीनों का सम कितना होगा? 0 विद द हेल्प ऑफ पॉलीगन लॉ। कितनों को बात ये समझ में आ रही है? तो इसको भी हम एक पॉलीगन में तब्दील कर सकते थे, बदल सकते थे, और देन पॉलीगन लॉ की मदद से भी बोल सकते थे कि नेट रिजल्टेंट 0 आएगा। चलो, तो ये हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझने वाली बात है, बहुत मजेदार चीजें हैं वेक्टर्स में। हटा रहा हूं अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 तो यूनिट वेक्टर अगर है 0.4 i प्लस 0.8 j प्लस c के कैप, अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो मुझे बताओ यूनिट वेक्टर अगर है ये, तो इसका मॉडुलस कितना होगा? मतलब अगर ये यूनिट वेक्टर है कोई भी ए वेक्टर, तो मॉड ए कितना हो जाएगा? 1। मॉड ए हो जाएगा 1। तो हम मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से तो हम सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 0.16, ये बनेगा 0.164, तो ये बन जाएगा 1। कितना बनेगा ये? 0.16 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो 0.8 तो सी स्क्वायर प्लस 0.8 इक्वल टू 1। आई थिंक अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है इस क्वेश्चन में। सी यस सर, स्क्वायर की रूट 2 आएगा वैल्यू, सर। हाँ रूट टू क्यों आएगा? 0 पॉइंट मतलब हाँ पॉइंट। बिल्कुल, सी इक्वल टू अंडर रूट 0.2। ठीक, तो दिस वाज द क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 दोनों हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन 7 पर। एंगल बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस। तो हमें ए वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j, और वाई एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर क्या होगा? वाई एक्सिस के अलोंग अगर मैं वेक्टर देखता हूं तो उसको क्या लिख सकता हूं? जे वेक्टर। ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ एंगल चाहिए, यानी अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरा ए वेक्टर कहां बनेगा? ए वेक्टर कुछ ऐसा होगा, ये कोऑर्डिनेट हो गया 2, 3, तो ये वेक्टर बन गया ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप, और वाई एक्सिस ये हो गई जिसके अलोंग मैंने जे कैप ले लिया, तो मुझे चाहिए ये एंगल अल्फा। तो ऐसे भी देख सकते हो डायरेक्टली कि तुम यहाँ यूनिट वेक्टर अगर तुम ले रहे हो तो इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? यहाँ पर जो ऊपर गए हो 1। ठीक, तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले में बात कर लें कि यार ये मैंने 2 लाइनें बना ली, ये वाली लाइन 1 मैग्नीट्यूड की है, और ये वाली लाइन अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछता हूं तुमसे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 4 प्लस 9 यानी रूट 13। तो ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये रूट 13 है। समझ रहे हो? तो अब कुछ बचता नहीं है क्वेश्चन में। ये मैग्नीट्यूड कितना है? दिस इज 2। सॉरी, एक चीज क्या गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, ये मॉड ए है 2i कैप प्लस 3j कैप। सर वो 1 की जगह 3 आएगा सर। कहाँ पर सर ये जो हाँ। आपने y के अलोंग लिया है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
यहाँ हम 3 ऊपर चढ़े ना, तो ये 3 आएगा, बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये 3 आ गया। और अब हमसे ये वाला एंगल पूछा है अल्फा, ठीक। तो अल्फा अगर पूछा गया तो अब यहां से हम साफ साफ बता सकते हैं दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो tan अल्फा आ जाएगा सीधे सीधे 2/3, ठीक है। तो हमें y एक्सिस के साथ एंगल चाहिए था, तो हमने ये बना लिया डायग्राम और यहाँ से निकाल दिया। अब मेरे को अगर दूसरा मेथड चाहिए, तो देखो जो वेक्टर तुमने पढ़ा है, तो मैंने तुम्हें एंगल निकालने के लिए क्या बोला था, a डॉट बी इक्वल टू मॉड ए mod b cos theta. This is method 2. This is method 1. और मेथड 2 में हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो a वेक्टर जो था वो हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप, और y एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर ले लिया हमने वो ले लिया j कैप। दिस इज फॉर y एक्सिस। तो मॉड a कितना हो गया, मॉड a हो जाएगा √13 9 + 4, और ये मॉड j हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करें तो ये कितना मिलेगा हमें, 3 और डिवाइड बाय √13, ये बनेगा cos थीटा। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा सभी को, ये चीज क्लियर है। 3 डिवाइड बाय √13, ठीक। तो अगर cos थीटा 3 डिवाइड बाय √13 है, ठीक है, और थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग वेक्टर क्या था, j वेक्टर। तो अगर मेरे को आंसर tan के फॉर्म में निकालना है, तो मैं इस ट्रायंगल का यूज करूंगा। cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस, हाइपोटेनियस हो गई √13, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो tan थीटा कितना आ जाएगा यहां से, सेम, सॉरी 2/3। तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, जो तुम्हें यूज करना है वो करो, लेकिन समझ में आना चाहिए, दोनों तरीके समझ में आने चाहिए। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि तुम जे एक्सिस ही लेते, अगर 2j लेते ना तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, हटा रहा हूं अब मैं। चलो, तो ये था 7th क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। 5 इक्वल फोर्सेस, इफ द एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, रिजल्टेंट फोर्स, फिर से बताओ वही क्वेश्चन। 5 इक्वल फोर्सेस और सभी के बीच का एंगल सेम, तो 360 डिवाइड बाय 5 यानी 5 7 जा और ये 72 डिग्री। तो हर एक फोर्स एक दूसरे से कितना एंगल बनाएगा भाई, 72 डिग्री बनाएगा। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये मतलब एक पॉलीगन बन जाएगा। इसी चीज को हम एक पॉलीगन में बना सकते हैं, अभी अभी देखा था हमने। एक पॉलीगन बना दोगे पेंटागन, और इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमें, 0, विद द हेल्प ऑफ पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अब हो जाने चाहिए, ये वाले पॉलीगन लॉ वाले, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। तो 9th क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एंगल मेड बाय द वेक्टर। अब ये क्वेश्चन तुम करो, ए वेक्टर जो है आई कैप प्लस जे कैप, और मुझे एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल चाहिए। लगाओ दिमाग जल्दी से, टाइम दे रहा हूं मैं 50 सेकेंड। 45 डिग्री, दोनों मेथड से करके देखो, डॉट प्रोडक्ट वाले से भी और जो ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज है उससे भी। मुनमुन, श्रेया,
कमेंट करो, अगर नहीं आ रहा है तो पूछो। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ सभी के कमेंट का, कुछ ही लोग कमेंट कर रहे हैं। तरुण, मंजिता, कविशा, हर्षी, वेरी गुड। तो जरा देखो ध्यान से, अगर हम मेथड 1 पे जाते हैं तो मैं फिर से बता देता हूं मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 में हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा जो वेक्टर है यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 1, 1, तब जाके ये वेक्टर बनेगा आई कैप प्लस जे कैप। तो अगर ये 1, 1 है तो यहाँ हम एक्स एक्सिस से कितना आगे बढ़े हैं 1, और वाई एक्सिस से भी कितना आगे बढ़े हैं 1। तो ये अगर थीटा है तो टेन थीटा यहाँ से कितना आएगा 1, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। और मेथड 2 की बात करते हैं, मेथड 2 की, तो ए वेक्टर मान लिया आई कैप प्लस जे कैप, और इस बार मैं एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर मान रहा हूँ वो 2 आई कैप मान लेता हूँ। कितना वेक्टर मान लेता हूँ 2 आई कैप, क्योंकि एंगल तो सेम ही रहेगा, ठीक है। चाहे आप आई कैप ले लो या 2 आई कैप, एंगल क्या रहने वाला है आई कैप प्लस जे कैप के साथ सेम। लेट दिस टाइम 2 आई कैप, तो हम ए डॉट बी करेंगे और मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा लगाएंगे। तो ए डॉट बी क्या मिलेगा हमें यहाँ से 2, और मॉड ए कितना है √2, मॉड बी कितना है 2, तो ये मिला कॉस थीटा। 2 से 2 गया, यहां से आएगा 1/√2, और कॉस थीटा 1/√2 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री। सेम आंसर, सेम आंसर, ठीक है। तो एंगल निकालते वक्त आप कुछ भी मान सकते हो, पर डायरेक्शन का ध्यान रखना। किसी को अगर कोई डाउट है अभी भी तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर डॉट प्रोडक्ट समझ में नहीं आता तो तीसरा मेथड है एंगल निकालने का, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का जो मॉड आता है दैट इज मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी अगर हम देखें तो आई प्लस जे का क्रॉस प्रोडक्ट 2 आई कैप के साथ, और ये बनेगा मॉड √2, और ये बनेगा 2 इंटू साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड भी लेना है मुझे। तो आई के साथ आई लोगे 0, जे के साथ आई करोगे तो 2, और क्या मिलेगा माइनस के कैप। तो ये बना, और ये बना 2√2 साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2, क्योंकि के कैप का मैग्नीट्यूड माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो दैट इज 2 इंटू √2 इंटू साइन थीटा। यहां से भी अगर देखोगे तो साइन थीटा कितना मिल गया 1/√2, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। एक ही बात है, मैंने इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके बताया जो मैंने लिखवाई थी कि एंगल को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो ये चीजें आनी चाहिए, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होंगी ये सारी चीजें, इसलिए मैं एक एक करके बता रहा हूं। तो ये हो गए 1 to 10, ठीक, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप ये 5 क्वेश्चन जो पूरी क्लास को डाउट आए हैं उन पर स्टार लगा लें, उनको दोबारा करके देखें। और अब मैं 10 to 20 जा रहा हूं, क्वेश्चन 10 to 20। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है विपुल ने, और बताओ 13 पूछा है, देन कोई डाउट नहीं है माधव को, वेरी गुड माधव। 12 and 13, ओके। तो देखते हैं पहले 12th क्वेश्चन, ओके 17 भी आया है, ठीक। तो 12th क्वेश्चन, एनी वेक्टर, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। और 12th क्वेश्चन, एनी वेक्टर इन एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय 2 और
3. Okay. Arbitrary vectors which have the original vector as their resultant. ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में देखना होगा. 12th क्वेश्चन, ठीक है, ये देखते हैं हम. चलो तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. तो 12th क्वेश्चन में दिया है, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं. एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर हम ले लें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं, कोई भी वेक्टर, मान लो ए वेक्टर ले लिया, तो इस ए वेक्टर को अगर हमें दो वेक्टर से रिप्लेस करना है, तो वो दो वेक्टर्स कैसे हो सकते हैं? क्या वो दो वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल हो सकते हैं. जैसे अगर मैं इसी वेक्टर को दो वेक्टर्स के सम के बराबर लिख दूं, तो मैंने इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया किसके मदद से? ए और बी की मदद से. तो यानी ये बिल्कुल सही है कि एक वेक्टर को दो वेक्टर्स जो कि पैरेलल डायरेक्शन में होंगे उनसे हम डिनोट कर सकते हैं. दिस इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट. ठीक है, और अब हम बी ऑप्शन की तरफ जाते हैं. तो बी ऑप्शन की तरफ अगर जाएंगे तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट. तो ये भी बिल्कुल सही है कि हम इस वेक्टर को, ए वेक्टर को, इस ए वेक्टर को हम इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट लिख सकते हैं. इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट लिख सकते हैं. जैसे सपोज करो ये अगर एक्स वाई प्लेन में है, तो मैं इस ए वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं? इस ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिख सकता हूं. यानी ये भी बिल्कुल सही है. और 12th का जो सी पार्ट है, सी ऑप्शन, जरा देखते हैं सी ऑप्शन क्या कहता है. आर्बिट्रेरी वेक्टर्स विच हैव देयर ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट. तो ये भी बिल्कुल सही है. अगर मान लो मुझे ये वेक्टर चाहिए, सपोज दिस इज अ, सपोज ये हमारा कोई ए वेक्टर है, मुझे ये वेक्टर बनाना है, तो मैं इस ए वेक्टर को किनकी मदद से बना सकता हूं? जरा ध्यान से देखो, बहुत ही कमाल की चीज है ये. देखो मैंने क्या किया, एक पॉलीगन बनाया मैंने, ठीक है. तो ये बनाया मैंने ए वेक्टर, ये बनाया बी वेक्टर, दिस इज सी एंड दिस इज डी. तो अगर हम यहाँ पर पॉलीगन लॉ लगाएं तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर. और ये सब क्या है? ए बी सी डी आर द आर्बिट्रेरी वेक्टर. सब आर्बिट्रेरी वेक्टर्स हैं. तो हम किसी भी वेक्टर को आर्बिट्रेरी वेक्टर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. यानी ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही. और इट इज नॉट पॉसिबल टू रिजॉल्व अ वेक्टर, ये तो बिल्कुल ही गलत है. वेक्टर्स को हमेशा रिजॉल्व किया जा सकता है. तो आंसर ए बी एंड सी. कितनों क्लियर है? वो क्लियर करके भेजेंगे मुझे कमेंट में, और अगर डाउट है किसी को तो वो पूछ सकता है. सर आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? आर्बिट्री का मतलब होता है रैंडम. समझ रहे? रैंडम कोई भी वेक्टर्स उठा लो किसी भी डायरेक्शन. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया है. स्टार लगाएंगे सभी लोग और रिवीजन करते वक्त ध्यान रखेंगे इसका. ठीक है, लास्ट 10 सेकंड दे रहा हूं, किसी को नोट करना है तो कर सकता है. हाँ, अभी देखता हूं हर्ष में क्वेश्चन नंबर 13. अभी हम बात करेंगे इसकी. क्वेश्चन नंबर 13. तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि कोई भी अगर कोई वेक्टर है, मान लिया हमने दिस इज अ ए वेक्टर, ठीक है, और ये एक यूनिट वेक्टर है. अच्छा, पी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है ये.
तो अगर मॉड पी मतलब पी एक यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर एक पी वेक्टर बना रहे हैं और हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस जो ये है इसके साथ ये गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी वेक्टर को हम, जैसे पी वेक्टर अगर है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, वेयर पी एक्स जो होता है वो होता है मॉड पी कॉस अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से पी वाई जो होता है दैट इज मॉड पी, ठीक है, कॉस बीटा, एंड जो पी जेड होता है वो होता है मॉड पी इंटू कॉस गामा। और यूनिट वेक्टर है अगर मॉड, ये जो पी हमारा यूनिट वेक्टर है तो ये क्या हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो अगर मैं मॉड पी लिखता हूं तो मॉड पी हम ऊपर से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। और यहां से अगर हम देखें तो पी एक्स कितना आ रहा है, कॉस अल्फा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और ये जो मॉड पी है ये है कितना, दिस इज 1। ठीक है, ये कितना है, दिस इज 1। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। और अब मैं एक प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, कौन सी, मुझे आंसर साइन स्क्वायर में चाहिए, तो बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है? या फिर यहां साइन कर लूंगा और यहां कॉस। तो इस प्रॉपर्टी का मैं अगर यूज करूं इस ऊपर वाली इक्वेशन में तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये 1 1 1 3 हो गए और एक -1 हो गया 2, और ये माइनस वाले सब उस साइड चले जाएंगे। तो 2 इक्वल टू बन गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन स्टार क्वेश्चन। हाँ, जल्दी से नोट करेंगे इसको, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी देखते हैं माधव, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चलो तो लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो हटा रहा हूं अब मैं इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, if the resultant of the two forces is a magnitude smaller than the magnitude of larger force, the force must be, okay, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो लार्ज फोर्स से कम है, तो फोर्स कैसे होने चाहिए। चलो देखते हैं, बताएगा कोई मुझे। 17 क्वेश्चन किसी ने किया है? रिजल्टेंट अगर लार्जर वाले फोर्स से कम आ रहा है, ठीक है, तो कैसे होने चाहिए दोनों फोर्सेस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये सारी चीजें। तो चलो पहले हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम
एक दो फोर्सेस परपेंडिकुलर देखते हैं, तो चलो बी ऑप्शन से बात कर लेते हैं। दिस इज F1, दिस इज F2। तो हम अगर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, हमारा रिजल्टेंट आएगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर एंड F2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है दिस इज हाइपोटेनियस और ये F2 से बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, दिस इज F2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनियस जो है वो साइड से बड़ी होगी। तो बी ऑप्शन तो गलत होगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा आ रहा है, तो बी ऑप्शन तो गलत। ठीक, पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। चलो मैं डी ऑप्शन की बात करता हूं, सिंपल सा दिख रहा है, ये F2 और ये F1, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालें तो ये क्या मिलेगा, F2 माइनस F1। दिस इज अ रिजल्टेंट, दिस इज अ रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट F2 से क्या है, कम है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हमें और ऑप्शन भी चेक करने हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो सकता है, मस्ट भी लिखा है इसमें। तो क्या ऐसा ही होना जरूरी है या दूसरी तरीके से भी उसको हम कर सकते हैं सेटिस्फाई? तो जरा देखते हैं ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखो सी ऑप्शन तो बहुत ही सिंपल सा है कि पोजेसेस एक्सट्रीमली स्मॉल मैग्नीट्यूड्स। तो अगर एक्सट्रीमली स्मॉल अगर मैं कर देता हूं, मान लो ये मैंने F1 ले लिया और इसी डायरेक्शन में मैंने F2 ले लिया, तो मेरा जो रिजल्टेंट बनेगा वो इन दोनों का सम बन जाएगा, तो जो कि बड़ा हो गया F2 से। यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक, और अब मैं जो पहला ऑप्शन ले रहा हूं, डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका मतलब है कि अगर हमने एक को F1 लिया है, दूसरे को F2 लेंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट, यानी कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैंने F1 छोटा वाला मैग्नीट्यूड ले लिया और F2 बड़ा, तो अब मुझे ये बताओ जब मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये F2 से बड़ा होगा या छोटा? हाँ, ये F2 से छोटा होगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, आंसर क्या आएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से अब। अब तो आ गया होगा समझ में। 17th का आंसर ना, जरा ध्यान से देखो, ये रिजल्टेंट तुम्हारे लिए छोटा आ रहा है, जरा मैं इस रिजल्टेंट को निकाल के दिखाऊंगा तो ये रिजल्टेंट कितना होगा, जरा ध्यान से देखो। ये एंगल, ये रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो ये लेंथ, यहां पर उसने बोला कि डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आंसर तुम्हें इसके अकॉर्डिंग चुनना है। देखो जरा देखो, मस्ट बी, तो ये एक केस है, ये एक केस है। इन दिस केस F2 बड़ा आ रहा है किससे, रिजल्टेंट से, इन दिस केस। पर अगर मैं ये केस ले लेता हूं, अगर मैं ये वाला केस ले लूंगा, तो जो मेरा रिजल्टेंट है वो बड़ा आएगा किससे, F2 से। तो क्या ये मस्ट बी वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है? यहां पर ये फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए आंसर सिर्फ मिलेगा डी। बट सर इस वाले केस में अपोजिट डायरेक्शन नहीं है। कहा ये है नीचे तो अपोजिट है। यहां पर उसने कहीं नहीं बोला पहले ऑप्शन में कि अपोजिट होना चाहिए, उसने बोला डिफरेंट होना चाहिए। तो एक बार मैंने ये वाली ले ली, एक बार ये ले ली, हो सकता है कि इस वाले के लिए रिजल्टेंट कम आ रहा है, पर ऐसा भी तो हो सकता है। तो डी में बी, अगर हम इसका आंसर दें तो दिस इज मे बी,
लेकिन मस्ट बी के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए हमेशा डी। जी सर, प्रेम हियर। यस सर। टाइम हो रहा है सर एक तो आपका कंप्लीट। ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं। सर एक इनका कुछ बच्चों का हाँ। होमवर्क के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप बस ठीक है बोर्ड सर, पे जरा लिख अगर देता हूँ। पॉसिबल हो तो लिख दीजिएगा। ठीक है सर, अभी मैं बता देता हूँ। बताएं सर नाम। मंजिता चौधरी, पीसीएम का तीनों का भेजेंगी। सर एक और बार बताएं नाम। मंजिता चौधरी। ठीक है सर। और मंजिता चौधरी, आपको आवाज आ रही, जरा अनम्यूट करेंगे आप 1 मिनट के लिए। आवाज आ रही है लेकिन अनम्यूट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। सर दूसरा है भानु प्रताप सिंह, हर्षी गुप्ता, प्रशांत परमार, श्रेया ठाकुर। श्रेया ठाकुर, श्रेया ठाकुर। ये 5 लोग पीसीएम का भेजेंगे, जिसमें से फिजिक्स का एचजे सर को, बाकी केमिस्ट्री और मैथ मुझे भी भेजेंगे और सब्जेक्टिव टीचर को भी भेजेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है सर, ओके। ठीक है सर। चलो तो ये तुम्हें भेजना है होमवर्क। सर हमको क्या भेजना था, यूनिट्स एंड डायमेंशन से वेक्टर से दोनों? तुम वेक्टर्स का भेजोगे और यूनिट एंड डायमेंशन का मैं कंबाइंड बैच में अनाउंस करूंगा। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव टीचर्स को भी भेजना है, प्रेम सर को भी भेजना है। बताओ फिजिक्स का कब तक भेज सकते हो कंप्लीट करके?